हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट उर्दू लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसको आप कह सकते हैं कि मॉडल पेपर के तौर पे इसे लिया गया है। 2022 में आपके एग्ज़ाम्स जो होंगे, यानी 13 दिसंबर के बाद जो एग्ज़ाम होंगे वो 2022 ही में होंगे। तो इससे पहले जो एग्ज़ाम होने वाले थे वो हो गए, और 2021 में जो 16 और 17 को जो एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए हैं उसमें उर्दू लैंग्वेज थे लोग बच्चों के, तो वो एग्ज़ाम नहीं हो पाया। तो वो बच्चे सभी देख सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं उर्दू में। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आप लोग आंसर करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ज़बान बुनियादी तौर पर होती है, यानी जो हमारी लैंग्वेज होती है ज़बान, उसको बुनियादी तौर पे किस नाम से हम जानते हैं? ज़बानी, तरसीमी, ग्राफिक, तहरीरी या फिर बसरी। बसरी जो होता है वो एक तरह का देखने से मुतालिक होता है, तहरीरी जो होता है वो लिखने से मुतालिक है, और तरसीम जो है एक तरह का तस्वीर कशी कह सकते हैं या पिक्टोग्राफी से मुतालिक होता है। ज़बान बुनियादी तौर पर ज़बानी ही होती है। जो चीज़ें बोलने वाली होंगी, वर्बल होंगी, वो वर्बल ही कहलाएंगे। तो ऑप्शन 1 इसका आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि उर्दू ज़बान में दूसरी ज़बानों संस्कृत, अरबी, फ़ारसी, तुर्की वगैरह अल्फाज बखूबी इस्तेमाल होते हैं। इससे उर्दू ज़बान की किस खसूसियत का इल्म होता है? यानी उर्दू ज़बान में बहुत सारी दूसरी ज़बानें भी मिलजुल कर आती है, इस्तेमाल होती हैं। उर्दू कोई अपने आप में एक प्योर लैंग्वेज नहीं है, बल्कि इसमें हिंदी का भी मेल जोल पाया जाता है, संस्कृत का, अरबी, फ़ारसी, सबसे मिल करके ये उर्दू ज़बान वजूद में आया है। तो ये उर्दू ज़बान की कौन सी खसूसियत पाई जाएगी? जल्द कबूलियत, रब्ते कलाम, मतन, शक्लियात या गैर लचीलापन। तो क्या होगा 2 का राइट आंसर? 2 का राइट आंसर अगर देखेंगे तो ये रब्ते मतन और रब्ते कलाम और मतन, यानी ये अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, इसका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं मतन से पाया जाता है, और कलाम में इसका कहीं ना कहीं रब्त होता है, कहीं इस्तेमाल होता है। इस वजह से ऑप्शन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है हर ज़बान में कुछ मखसूस आवाज़ें, साख्त और लफ्ज़ियात होती हैं। इस खसूसियत से अंदाज़ा होता है कि ज़बान, तो हर एक ज़बान के अंदर कुछ न कुछ तलफ़ुज़ होते हैं, उसका कुछ न कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो इस खसूसियत के बुनियाद पे उसे हम क्या नाम देते हैं? तो उनकी महारत के जो नाम है यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको आंसर करना है। महारत में पहला दे रहा है महारत दरकार होती है, निज़ाम है, मखसूस खसूसियात या आर्बिट्रेरी, अलल टप। तो क्या होगा इसका? तो ये स्ट्रक्चर जो होता है अपने आप में, इसको हम एक टर्म में अलल टप बोल सकते हैं, या फिर अंग्रेज़ी में इसको आर्बिट्रेरी का नाम देते हैं। ये जिस ज़बान में बहुत सारी दूसरी ज़बान के साख्त या स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल होते हैं, उसको अलल टप के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि तदरीसी आमोजिश अमल के मखसूस अक़दाम पर अमल करने के लिए उस्ताद क्लासरूम में डैश को या पर अमल करता है। यानी तदरीसी आमोजिश अमल, यानी क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने के लिए मखसूसी अक़दाम, यानी कौन सा मतलब ऐसा स्टेप टीचर उठाता है जिससे बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है। तकनीक है, अमल है, रवैया या तरीक़ा। तो क्या होगा 4 का राइट आंसर? 4 का राइट आंसर अगर देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे जो राइट हो जाएगा वो टेक्निक। ठीक है, ये में जो तकनीक कहा जा रहा है अपने आप में एक टेक्निक होता है। अमल जो है इसको बोलते हैं एक्टिविटीज़ कह सकते हैं, रवैया एटीट्यूड को कहते हैं, और तरीक़ा जो है ये मेथड कहलाता है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर आप देखते हैं तो तकनीक एक टीचिंग स्टाइल या मेथड जो यूज़ करता है, टेक्निक, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, ये अपने आप में एक तरह का टेक्निक होता है, इस्तक़राई या इस्तिखराजी तरीक़ा तदरीस। तो ये टेक्निक कहलाता है। तो बिल्कुल ऑप्शन ए जो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों को ज़बान में महारत हासिल करने के लिए ज़रूरी है। यानी नोम चॉम्स्की के मुताबिक कौन सा जुमला, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा कि बच्चों को ज़बान हासिल करने के लिए किस महारत का होना ज़रूरी है? तुतलाने और दूसरी शुरुआती ज़बान और रवैयों की तक़वियत, यानी बच्चों के अंदर लुकनत होना ज़रूरी है। नक़ल और मश्क, या सी में इब्तदाई बचपन में ज़बान से साबिका, या फिर डी में क़वायद की जल्द तदरीस। तो क्या होना चाहिए 5 का सही जवाब?
बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बच्चा सोसाइटी में रह के चीज़ों को सीखता है, तो ये सी ऑप्शन देखेंगे तो बिल्कुल सी हो जाएगा। इब्तदाई बचपन में ज़बान से साबिक़ा, यानी बच्चा अपनी मादरी ज़बान जो सीखता है, यानी इनफॉर्मल तरीके से, या कह सकते हैं कि एक्वायर जो करता है जिस चीज़ को, वो बच्चा अपने माहौल से, अपने वालिदैन से, अपने अहल व अयाल से सीखता है, तो वो कहीं ना कहीं इब्तदाई बचपन में ज़बान से साबिक़ा जो है, ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बच्चों के लिए इन्वायरमेंट से ज़्यादा बच्चा अपने फॉर्मल इन्वायरमेंट से ज़्यादा अपने वालिदैन से या अपने दोस्त अहबाब से सीखता है, तो इस वजह से इब्तदाई बचपन में ज़बान से साबिक़ा जो होता है वो ज़्यादा कारगर होता है बच्चों को ज़बान सीखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्कूल में दाखिले के वक्त भी तलबा में ज़बान को समझने की काफ़ी सलाहियत होती है, इस बयान से वाज़ेह होता है। जब बच्चे स्कूल में दाखिला लेते हैं उस वक्त भी वो ज़बान को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे स्कूल जब जाते हैं तो ज़बान से वो कोरे होते हैं, कुछ ज़बान नहीं समझ पाते, बल्कि उन्हें ज़बान का इल्म होता है। ये बात और है कि उन्हें बहुत सरासत के साथ, फ्लुएंसी के साथ ज़बान नहीं आती है, लेकिन फिर भी वो कम्युनिकेशन करना जानते हैं, बातचीत करना जानते हैं। तो ये चीज़ें उसके अंदर होती है। इससे किस बात का अंदाज़ा होता है, ए में कहा जा रहा है पढ़ाते वक्त क्लासरूम में बच्चों की ज़बान को शामिल करना चाहिए। बी में बच्चों को सिर्फ मेयारी ज़बान पढ़ाना चाहिए। सी में बच्चे के पास तमाम मालूमात होती हैं, उन्हें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे एक ज़बान सीख रहे होते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 का राइट आंसर। 6 का राइट आंसर देखते हैं यहाँ पे, पढ़ाते वक्त क्लासरूम में बच्चों की ज़बान को शामिल करना चाहिए। मतलब मल्टी कल्चर्स या डाइवर्जेंट जो होते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चे मुख्तलिफ़ समाज से होकर आते हैं और उनके अंदर बहुत सारी समाज के कल्चर्स होते हैं, बहुत सारी ज़बानें होती हैं। तो कोशिश ये की जाए कि जिस इलाके में आप पढ़ा रहे हैं या एक टीचर जिस इलाके में पढ़ा रहा है उस इलाके की ज़बान का इल्म होना टीचर को बहुत ज़रूरी है, ताकि वो बच्चों की ज़बान को समझ सके, भाषा को समझ सके और बच्चों की ज़बान में बातें कर सके और अपनी बात को बच्चों तक आसानी से पहुंचा सके। तो लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज ये टीचर को आना काफ़ी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में ए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों को ज़बान से किस शक्ल में मुतारफ़ करवाया जाता है। बच्चों को जो ज़बान पढ़ाया जाता है वो किस फॉर्मेट में उनको ज़बान को इंट्रोड्यूस कराया जाता है या उनको बताया जाता है। बातचीत के ज़रिए ऑप्शन ए में कहा जा रहा है, हुक्म ज़रिया बी में, सी में कवायद, और यहाँ पे डी में जो है वो तलफ़ुज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे बातचीत के ज़रिया ही बच्चों से ज़बान को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बातचीत के ज़रिया, कम्युनिकेशन के ज़रिया ही ज़बान बच्चों को सिखाया जाता है, क्योंकि ज़बान सिर्फ सुनने से आपको नहीं आ सकती, सुनने के साथ साथ आपको बोलना भी है। अदरवाइज़ सीख तो लेंगे लेकिन आप उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, उसका तलफ़ुज़ नहीं कर पाएंगे। तो ज़बान का ज़्यादातर दारोमदार किस पे होता है, तलफ़ुज़ पे होता है, बोलने पे होता है, कम्युनिकेशन पे होता है, बातचीत करने पे होता है। इस वजह से ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है, वाइगॉस्की के हवाले से ये क्वेश्चन है, वाइगॉस्की के नज़रिए पर मबनी तामीर पसंद क्लासरूम में ज़्यादा तजुर्बाकार उस्ताद आमोज़गार को डैश फराहम करने में एक रहनुमाई का फ़रीज़ा अंजाम देता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास जो क्लासरूम होता है उसमें एक टीचर बच्चों को मतलब किस तरीके से तजुर्बा फराहम करता है या एक बच्चे की किस तरह वो रहनुमाई करता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है आदमी तवाज़ुन को जानने का मौका फराहम करता है और तरगीब बच्चों का रुझान के ज़रिया या सवाल पूछने का मौका, किसी नज़रिए का तारुफ। तो क्या होगा 8 का राइट आंसर। 8 का राइट आंसर देखेंगे तो ये वाइगॉट्स्की का मतलब क्या है कि ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट करता है। बच्चा का अट्रैक्शन होना चाहिए, बच्चा का उस चीज़ की जानिब रुझान होना चाहिए ताकि बच्चा खुद से कंस्ट्रक्ट कर सके किसी चीज़ को, सीखने की रुचि उसके अंदर पैदा हो सके, यानी सीखने की दिलचस्पी अगर पैदा होगा तो बच्चा आसानी से सीख पाएगा। और ये सारी चीज़ें कब हो पाएंगी, जब उसकी तरगीब होगी। तरगीब का मतलब रुझान, बच्चे का लगाव, बच्चों की दिलचस्पी उसकी जानिब हो, तब ये चीज़ें मुमकिन हो पाती है। तो इस वजह से ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तरगीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। गैर लफ्ज़ी तरसील होगी। गैर लफ्ज़ी तरसील होगी बोले जाने वाले अल्फाज, हरकत व सकनात, आदाद या छुपे हुए
छपे हुए अल्फाज। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब। पहली बात तो बोले जाने वाले, जब गैर लफ्ज़ी कह दिया गया तो बोले जाने वाले, तो इसमें तो बोलना पाया ही नहीं जाएगा, ठीक है। गैर लफ्ज़ी मतलब बोला ही नहीं जाएगा, और छपे हुए अल्फाज भी इसके अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। और आदाद अपने आप में बहुत ज़्यादा ये कम्युनिकेशन का तौर तरीका नहीं होता है, तो ये गेस्चर पोस्चर जो होता है आपका, हरकत व सकनात, ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। गेस्चर पोस्चर बॉडी लैंग्वेज, तो ये आपका बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके ज़रिए क्या हो जाएगा, गैर लफ्ज़ी तरसील माना जाता है। अगर आप किसी बच्चे को आँख दिखा रहे हैं, इसका मतलब आप उसको डांट रहे हैं, या हाथ से इशारा कर रहे हैं मतलब मारने का, उसके जानिब इशारा कर रहे हैं, तो ये चीज़ें एक हरकत व सकनात के ज़रिए भी हम बच्चों को पनिश करते हैं। तो ये चीज़ें हो जाएंगी हरकत व सकनात, जिसके अंदर कोई लफ्ज़ नहीं पाया जाता है, फिर भी कम्युनिकेशन आप आसानी से कर लेते हैं, अपनी बात दूसरों तक पहुँचा देते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है, उम्र का वह मरहला जिसमें बच्चा कोई ज़बान दीगर मराहल के मुकाबले ज़्यादा आसानी से सीख सकता है, वो क्या है। मतलब किस उम्र में बच्चा ज़बान को काफ़ी तेज़ी से सीखता है, उस उम्र की मेयार क्या है, या उसका ड्यूरेशन कब है कि उस उम्र में बच्चा आसानी से ज़बान को सीख पाता है। तो आपका है ए में कहा जा रहा है कि 8 साल की उम्र से पहले, 8 साल की उम्र के बाद, या फिर 10 साल की उम्र से पहले, 13 साल की बाद, यानी 13 साल की उम्र के बाद। तो किस साल में किस साल की उम्र में बच्चा तेज़ी से ज़बान को सीख पाता है। तो बिल्कुल 8 साल की उम्र से पहले बच्चे की जो लैंग्वेज लर्निंग कैपेबिलिटी है, लैड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, काफ़ी तेज़ी से काम करता है और बच्चा यहाँ पे ज़बान तेज़ी से सीखता है। ये लैंग्वेज लर्निंग का बहुत ही कह सकते हैं कि स्पीडी प्लेटफॉर्म होता है ये, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका ये जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि बलूगत के बाद कोई नई ज़बान सीखने से किसी गैर मुल्की ज़बान, ठीक है, यानी बच्चा बलूगत एडल्ट होने के बाद, बालिग हो जाने के बाद, या कह सकते हैं कि एक उम्र की हद तक पहुंच जाने के बाद अगर बच्चा किसी दूसरी ज़बान को सीखना चाहता है तो क्या वो सीख सकता है या नहीं, ठीक है। को सीखा जा सकता है, सीखने में मुश्किल होती है कि महारत ख़त्म हो जाती है कि महारत बढ़ जाती है। बिल्कुल, ज़बान तो आप कभी भी सीख सकते हैं, एक उम्र पहुंचने के बाद दूसरी ज़बान, या बहुत से लोग ज़ईफ़ होने के बाद भी ज़बानें सीखते हैं, तो उसके लिए कोई महदूद दायरा नहीं है, बिल्कुल आप सीख सकते हैं। को सीखा जा सकता है, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। सीखने में मुश्किलात बैरियर कभी भी नहीं बन सकता है ये, ठीक है। एक ज़बान अगर आप जान रहे हैं तो ज़रूरी है कि अगर एक ज़बान आप जान रहे हैं तो दूसरी ज़बान को आप आसानी से सीख सकते हैं उस ज़बान की मदद से, क्योंकि एक ज़बान का फार्मूला, नियम, कानून जानने के बाद दूसरे ज़बान को सीखने के लिए ये क़वायद आपके वहाँ पे बिल्कुल मुआविन व मददगार होंगे। इस कायदे के बुनियाद पे वो दूसरी ज़बान सीखने में आपको मदद मिलेगी। तो बिल्कुल आप दूसरी ज़बान सीख सकते हैं, गैर मुल्की ज़बान सीखने में आपको सहूलत होगी। तो बिल्कुल ऑप्शन ए बिल आपको सही हो जाएगा। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है, जब हम किसी ज़बान को फितरी तौर पर सीखते हैं तो यह अमल कैसे वाक़ होता है। जब हम किसी ज़बान को फितरी तौर पर, नेचुरल इन्वायरमेंट में किसी ज़बान को सीखते हैं तो यह अमल कैसे वाक़ होता है, या ये अमल कैसे हम अपने अंदर इनबिल्ट कर पाते हैं। तो ए में कहा जा रहा है कि मौसिर तहसील पर तवज्जो देकर, और बी में कैसे कहा जा रहा है, हैयत के बजाय क्या कहा जा रहा है, माना पर तवज्जो मरकूज़ करके, वालिदैन की बातें सुनकर, या अपने तौर पर पढ़कर और सीखे गए लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके। तो 12 का राइट आंसर अगर देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे बी का ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, जिसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, ठीक है। संदर्भ हिंदी में समझ सकते हैं, और इंग्लिश में इसको कॉन्टेक्स्ट बोलेंगे, और उर्दू में इसको सियाक़ो सबाक़, मतलब जो बातें कही जा रही हैं उसका ताल्लुक पीछे से कितना है, या जो बातें कही जा रही है उसका ताल्लुक आगे वाले आने वाले जुमले से किस हद तक मेल खा रहा है, उन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप किसी ज़बान को सीख पाते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जिस लफ्ज़ का मीनिंग हमको पता नहीं होता, फिर भी हम बातें पूरी सुनने के बाद, पूरा जुमला सुनने के बाद हम समझ जाते हैं कि हाँ ये बात कही जा रही है। तो आपको कैसे पता चलता है, हालांकि आपको उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, लेकिन फिर भी संदर्भ की मदद से, सहायता से आप उस बात को आसानी से समझ पाते हैं। तो इस वजह से आपका ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है, उस्ताद एक ऐसा माहौल फराहम करे जहाँ तलबा सिखाई जाने वाली ज़बान बिला झिझक बोल सके और आदी हो सके। इसके लिए मतलब एक टीचर की जिम्मेदारी है कि ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे, एक ऐसा माहौल बनाए जहाँ पे बच्चा
बिला घबराए, बगैर हेजिटेशन के, बगैर झिझक के ज़बान बोल सके, तो इसके लिए क्या होनी चाहिए? बसरी मवाद इस्तेमाल किया जाए, यानी विजुअल एड्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। तलबा को कोई भी ज़बान बोलने दिया जाए जो वो अच्छी तरह जानते हैं। या सी में क्लासरूम में आम बातचीत के दौरान जुमलों के इस्तेमाल पर जोर दिया जाए। या डी वक्फे से तहरीर और बोलने का काम दिया जाए। तो कौन सा तरीका यहाँ पे ज़्यादा कारगर होगा? तो देखेंगे अगर सी के जानिब भी कुछ लोग जा सकते हैं, लेकिन सी को समझने के साथ साथ हम डी को भी समझने की कोशिश करेंगे कि सी में क्या कहा जा रहा है। क्लासरूम में आम बातचीत के दौरान जुमलों के इस्तेमाल पर जोर दिया जाए। ठीक है, ये बात तो ठीक है, कम्युनिकेशन पे आप फोर्स करें कि बच्चे कम्युनिकेट करें, बातें ज़्यादा करें, लेकिन डी इससे ज़्यादा कारगर और कह सकते हैं बेस्ट वन ऑफ देम है ये। वक्फे से तहरीर और बोलने का काम दिया जाए, यानी दोनों पे काम कराए। बच्चों के लैंग्वेज लर्निंग के लिए, भाषा सीखने के लिए सिर्फ बोलना ही ज़रूरी नहीं है, सिर्फ लिखना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि दोनों पे काम करने की ज़रूरत है। तो इसी में क्या कहा जा रहा है, सिर्फ एक तरह के कम्युनिकेशन पे बल दिया जा रहा है, बात करने ही पे बल दिया जा रहा है, बातचीत पे बल दिया जा रहा है, बल्कि डी में क्या है, बोलने के साथ साथ लिखने, दोनों जो शैली है, दोनों स्किल पे डेवलपमेंट की बात की जा रही थी। इस वजह से ऑप्शन हम डी के साथ जाएंगे, डी इज़ द बेस्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलाएंगे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 और आज हम 15 ही क्वेश्चंस करेंगे और इसका नेक्स्ट पार्ट फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। 14 आमोज़गारों को अपने इल्म को ख़ुद तश्कील देने वाला समझा जाता है। ज़बान की क्लास में उस अमल को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? आमोज़गार किसे कहते हैं? लर्नर, सीखने वाले को आमोज़गार कहते हैं। यानी जो लर्नर होते हैं वो अपने नॉलेज को खुद क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इस कंस्ट्रक्टिविस्ट को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं कि बच्चे और ख़ुद अपने इल्म को बढ़ा सके, यानी सेल्फ इवेल्युएशन या कह सकते हैं कि सेल्फ रिलिएंट होकर के चीज़ों को सीख सके, अपने आप पे निर्भर होकर चीज़ों को सीख सके। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? ए में कहा जा रहा है उस्ताद इनफरादी प्रोजेक्ट के काम की निगरानी करे और इस्लाह के लिए वक्फे से अपने जवाबी तासुरात से आगाह करे। बी में तलबा को सिखाई जाने वाली ज़बान की तहरीरों का ज़्यादा मुताला करने पर आमादा करे। और सी में तलबा के सीखने की सलाहियत के मुताबिक आमोज़शी मवाद फराहम करे। और डी में इनफरादी व इज्तिमाई सरगर्मियों को तक़वियत पहुँचा कर ताकि तलबा को सीखने के अमल में बाहमी ताउन और शिरकत का मौका मिले। तो 14 का अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल आपका जो सेंटेंस दिख रहा है, डी के साथ हम जाएंगे। इनफरादी और इज्तिमाई, यानी इंडिविजुअल भी बच्चों को हम काम देंगे और ग्रुप बनाकर भी हम एक्टिविटी कराएंगे। इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन्फोर्स करेंगे, उस पर बल देंगे ताकि तलबा को सीखने के अमल में, यानी वो दोनों अपने इंडिविजुअल के साथ और ग्रुप के साथ मिलकर के एक तरह का कोऑपरेशन के ज़रिए, ताउन के ज़रिए सीखने में उनको मदद मिले और ये सभी लोग मिलके एक तरह का अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी सही होगा। सी क्यों नहीं सही होगा? तलबा के सीखने की सलाहियत के मुताबिक आमोज़शी मवाद फराहम करेंगे। ये ठीक तो है एक हद तक, यानी बच्चा जितना सीखेगा हम उसको उतने ही कंटेंट देंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं बाउंडेशन है और लिमिटेशन पाया जा रहा है, इस वजह से हम ये लिमिटेशन वाले क्वेश्चन ऑप्शन को बिल्कुल एलिमिनेट करते चलेंगे। और बी में तलबा को सिखाई जाने वाली ज़बान की तहरीरों का ज़्यादा मुताला करने पर आमादा करेंगे, यानी जो ज़बान हम सिखाना, यहाँ भी कहीं ना कहीं बच्चों को हम बांध दे रहे हैं कि बच्चा जो सीखना चाह रहा है उसी पे हम बल देंगे, बल्कि हमें बच्चों को क्या करना, कंस्ट्रक्ट करने के लायक बना देना कि वो खुद चीज़ों को कंस्ट्रक्ट कर सके, कि चीज़ों का मतलब ईजाद कर सके, बना सके, खुद तश्कील कर सके इल्म का। इस तरह हमें बच्चों को तैयार करना है, इस वजह से ये भी सही नहीं होगा। उस्ताद इनफरादी प्रोजेक्ट के काम की निगरानी करे और इस्लाह के लिए वक्फे से अपने जवाबाती तासुरात से आगाह करे। तो ये इनफरादी, हर बच्चे को आप ऐसा काम नहीं दे सकते हैं कि वो बच्चा खुद से कर सके। तो ये कहीं ना कहीं इसमें भी डिफिशेंसी पाया जाएगा, फुकदान की सूरत है। तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से अगर देखते हैं तो डी ही आपका सही हो जाएगा। तो डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जा रहा है कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कहाँ है, यानी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में क्या चीज़ें पाई जाती हैं ये बताना है। आपका यहाँ पे ए में कहा जा रहा है उस्ताद काम देता है और पढ़ने में मदद करता है, यानी इंक्वायरी बेस्ड में क्या होता है, टीचर बच्चों को असाइन कर देता है होमवर्क और उससे बच्चों को पढ़ने में मदद मिलती है। बी में तलबा अपने आप पूछताछ करते हैं, यानी ख़ुद से बच्चे एक दूसरे से इंक्वायरी करते हैं, मालूमात हासिल करते हैं। सी में कहा जा रहा है ए और बी ऊपर के दोनों, यानी उस्ताद काम देता है और पढ़ने में मदद करता है और तलबा अपने आप पूछताछ करते हैं। और इसमें डी में कहा जा रहा है कि बी सिर्फ, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में क्या होता है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में
बच्चे जो होते हैं टीचर के मोहताज नहीं होते, बल्कि जितने भी क्लास ग्रुप होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं, बच्चे उन्हीं से अपना पूछताछ करके चीज़ों को सीख लेते हैं। तो ये इंक्वायरी बेस्ड लफ्ज़ पे गौर करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये इसमें सिर्फ पूछताछ है, एक टीचर पे डिपेंडेंट हो करके काम करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इंडिपेंडेंट सूरत में बच्चे एक दूसरे से पूछ के सीखते हैं। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे डी सही हो जाएगा। इंडिपेंडेंट सूरत में यहाँ पे टीचर का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। स्टूडेंट जितने भी होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और आत्मनिर्भर या खुद मुख्तार कह सकते हैं, खुद मुख्तारी सूरत में वो इल्म सीखते हैं। तो ये आपके 15 क्वेश्चन हुए पेडागोजी के, और नेक्स्ट 15 क्वेश्चन जो होंगे पैसेज के उसे हम कल कर लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।